हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन पे। आज की जो कहानी है वो कहानी है एक आदिवासी महिला की जो एक ग्लोबल पेंटर बनी, जिनका नाम है दुर्गाबाई व्याम और ये एमपी से बिलोंग करती है, दिंडोरी शहर से। तो ये बचपन में ये कभी स्कूल नहीं गई, बिकॉज 4 से 5 भाई बहन होने के साथ में इनके पिताजी में इतनी ताकत नहीं थी, आर्थिक परिस्थिति, कि ये इनको स्कूल भेज सके। तो इसके बाद में इनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद में इनके ऊपर अपने बच्चों का और सबका भार होने के लिए वो मजदूरी करके अपना पेट पालती थी और अपने बच्चों का भी पेट पालती थी। लेकिन इनके जो पति थे वो एक प्रकार के पेंटर थे, जो छोटी बड़ी ऐसे पेंटिंग करते थे, जिसके लिए उनके एक रिलेटिव्स जब भोपाल में एक नया प्रशासन का बिल्डिंग बना और वहां पे उनको एक कलाकृति सादर करनी थी, तो इनके पति को बुलाया गया। तो इनके पति जब वहां पे गए तो पूरा फैमिली भी भोपाल में गया। लेकिन अभी भोपाल में जाने के बाद में कैसे अपने पूरे परिवार का वो ख्याल रखे, इसीलिए ये घर काम करती थी, यानी घर घर जाके मजदूरी करके ये अपना पेट पालती थी। लेकिन उसके साथ में एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो पति है वो क्या काम करते हैं देखने के लिए वो वहां पे गई। वहां पे जाने के बाद में उन्होंने जब देखा कि किस तरीके से ये पेंटिंग बनाते हैं, किस तरीके से कला रहती है, तो उनको याद आया कि बचपन में वो यही काम करती थी। इसीलिए उन्होंने अपने पति को बोला कि मैं भी कुछ बनाना चाहती हूँ। उन्होंने जो भी बनाया उसको धीरे धीरे शहरों से, राज्यों से लोगों जो है वो मांग करने लगे। वो खुद की एग्जीबिशंस लगाने लगी और उनकी जो पेंटिंग है वो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे गई। इतना उन्होंने अच्छा काम किया कि उनको इस पेंटिंग के लिए पद्मश्री भी मिला। तो ये कैसे हुआ कि एक साधारण गोंड जो आदिवासी जिनको बोलते हैं महिला, उनकी पेंटिंग इंटरनेशनल लेवल पे गई। दिस इज बिकॉज गोंड यानी उसका मतलब है ग्रीन माउंटेन्स। इनकी आप हर एक पेंटिंग देखोगे तो वो नेचर को प्रतीत करती है, जो कि आदिवासी समाज जो है वो नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। इन्होंने ये बोला कि बचपन में उनकी दादी जी और उनकी माता जी जो थी, ये पेंटिंग कोई भी त्योहार रहे या शादी रहे तो अपने दीवार पे बनाती थी। और ये दीवार पे सिंपल अपने गोबर से, मिट्टी से ऐसे करके वो ये पेंटिंग जो है वो बनाती थी। इसीलिए जो आगे जाने वाला, जो अभी सस्टेनेबिलिटी एक एरा आने वाला है, उसमें भारत देश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ये इसीलिए नहीं कि हमारी संस्कृति बहुत पुरातन है, वो इसीलिए क्योंकि हमारी संस्कृति 100% सस्टेनेबल है। और यही दुनिया के सामने हम एग्जाम्पल आने वाले एरा में रखने वाली है, वो भी एमसीएल के बिजनेस मॉडल यानी एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एमएसपी से। तो चलिए अभी बुलाते हैं यही एमएसपी के क्रिएटर और हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनकी अपनी मार्केटिंग की व्यवस्था है। सन 2025-26 में इनका ये रिपोर्ट कार्ड है। इनका इतना रेवेन्यू है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, एक अच्छे अंकों के साथ इस साल हमें अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्थापित करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कि इस साल हमें एक क्रांति की शुरुआत करनी है। एक क्रांति इस दुनिया को बचाने के लिए, एक क्रांति जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था को बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को शुरू करेगी। इस क्रांति की शुरुआत इस साल करनी होगी और क्रांति ही करनी होगी क्योंकि इतनी भयानक परिस्थिति, इतना भयानक संकट आज हमारे सामने है और वो है ये क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, दिन ब दिन ये क्लाइमेट चेंज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये मनुष्य अपने साथ साथ कई सारे जीवों, कई सारे स्पेसीज का पूरा एग्जिस्टेंस आज उसने खतरे में लाके रखा है।
और दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ सूखा या बाढ़ आने इतना नहीं है। अगर आज कैंसर दुनिया का सबसे बड़ा किलर है तो इसका कारण है क्लाइमेट चेंज। अगर आपकी फसलों में नई नई बीमारी आ रही है तो उसका कारण है क्लाइमेट चेंज। और सिर्फ कोरोना नहीं, कई सारी बीमारी आती सिर्फ और सिर्फ इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इस तरह से ये खतरा मंडरा रहा है कि हमें हमें क्रांति ही करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आंदोलन करना है, मोर्चा निकालना है या जुलूस निकालने हैं। हमें करना होगा तो सिर्फ एक चीज, वो है बिजनेस। हमेशा सॉल्यूशन एक ही है, बिजनेस। लेकिन वो बिजनेस कैसे करना है? क्रांति की जैसे करना है। इस साल हमें इस बिजनेस की शुरुआत क्रांति की जैसे करनी है, ताकि हम इस संकट को रोके, इस संकट से अपनी इस दुनिया को बचाए। दोस्तों, जहां तक फंडिंग की बात है, तो हमें जो ट्रांच मिला है उस ट्रांच का डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टर की अकाउंट और विजिलेंस टीम कर रही है। अभी इसको इतना समय तो क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एमसीएल, दुनिया में एकमेव ऐसी संगठन है, बहुत यूनिक वे में, कि जिसके अंडर 550 से भी ज्यादा आरओसी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। हम एकमेव ऐसी फैमिली, ऐसा संगठन है कि जिसने शुरुआत ही की 34 लाख फैमिलीज के साथ। दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने इतना काम किया है। और दोस्तों, इस ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना, तो उसको समझना अच्छी तरीके से और उसके लिए व्यवस्था का निर्माण करना, इसके लिए उनको थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन उन्होंने अब ये सब काम किया है, वो सब काम अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, ये फंडिंग का जो इशू है, ये अभी कुछ दिनों के बाद रहेगा ही नहीं। इसका कारण यह है कि अभी इस फंडिंग के बारे में क्या स्टेटस है, ये आपको एक्शन से ज्यादा समझेगा। हम किस तरह से रिपेमेंट कर रहे हैं, किस तरह से रिफंडिंग कर रहे हैं, किस तरह से हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आज एक ये वेबिनार होता है, कुछ मीटिंग्स हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कई सारी मीटिंग्स आपको दिखेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, फील्ड पे अच्छा काम दिखेगा। और इस काम के वजह में कुछ दिनों के बाद ये फंडिंग का इशू ही नहीं रहने वाला। इनफैक्ट ये पूरी जो चीज है, ये संदिग्धता है, ये जो डाउट है, ये सबके मन से निकल जाए। कुछ दिनों के बाद मेरे भी प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड भी नहीं रहेगी, और हम सब सिर्फ मिलके एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो है बिजनेस। और दोस्तों, इस ट्रांच के साथ हमें 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है। दोस्तों, हमारे पूरे परिवार के लिए ये एमकोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट और ये एमकोल प्रोडक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो इस क्रांति की शुरुआत करे। ये वो प्रोडक्ट है कि जो हमारा नाम ग्लोबल स्तर पे, दुनिया के स्तर पर रखेगा। इसका कारण यह है कि सारी दुनिया समझती है कि आज जो कुछ ये क्लाइमेट चेंज का संकट है, ये प्रॉब्लम है, इसका कारण है एनर्जी, सिर्फ एनर्जी। और अब तक हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे, तो अभी इसको निकाल के हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना। तो पूरी दुनिया अभी काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे, इस संकट को रोकने के लिए। और किसके ऊपर काम कर रही है? तो वो काम कर रही है सोलार के ऊपर, विंड के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। अभी ये सभी जो ऑप्शंस है वो कितने सस्टेनेबल है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इनफैक्ट ये सभी जो ऑप्शन है, ये एक्चुअली क्या कार्बन न्यूट्रल है, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। कि ये सब करने के बाद क्या हम ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस तैयार कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात, एक एस्टेब्लिश प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया को पता है कि ये कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन निगेटिव है, वो है एमकोल। दोस्तों, एमकोल इस्तेमाल करने के बाद जो धुआं निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो हमारा नेपियर गैस तो सोखता ही है। उसी के साथ हमारा नेपियर ग्रास आज जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, इसको सोख के, इसको साफ करके जमीन में गाड़ देता है, जिसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब ये नेपियर ग्रास 1 हेक्टेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ देता है, ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इसके रिसर्च हुए हैं। तो एमकोल एक एस्टैब्लिश सॉल्यूशन है, एक कार्बन निगेटिव, कार्बन न्यूट्रल ही नहीं, कार्बन निगेटिव, यानी कोई एक्स्ट्रा तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ही नहीं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कचरा जमा है, उसको भी साफ करेगा, ऐसा प्रोडक्ट ही है। लेकिन दोस्तों, इसके आज हमारी एनर्जी की जो भी जरूरतें हैं, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट तो पावर जनरेशन है, तो हर तरह के पावर जनरेशन के लेवल पे एमकोल काम करेगा। इंडस्ट्रीज, हर तरह की इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्रीज, वहां एमकोल काम करेगा। हमारे कमर्शियल जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, जो डीजी सेट है, वैसे ही पावर जनरेटर से लेके जो अलग बॉयलर वगैरह चीजें हैं, वहां एमकोल काम करेगा।
कुकिंग फ्यूल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो एमकोल ने सॉल्व किया है। रहा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी अभी बहुत सारे लोग अभी ईवी पे जा रहे हैं, तो वहां भी एमकोल काम करेगा। तो आज की परिस्थिति में तो एमकोल इस तरह का प्रोडक्ट है जो दुनिया की पूरे जो जरूरत है एनर्जी की उसको पूरा करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज ये क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हो रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस जिसकी वजह से तैयार हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये डेवलप्ड कंट्रीज का है। ये अमेरिका, यूरोप, जापान, इन देशों ने क्या किया कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तब उसमें बहुत सारा फॉसाइल फ्यूल का इस्तेमाल करके, बहुत सारे कोयले का इस्तेमाल करके वो ज्यादा गैस उन्होंने हवा में डाला, एनवायरनमेंट में डाला, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अभी उन्होंने ये सब अमीर होने के बाद ये सब चीजें बंद की है और अभी ये सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अभी रिन्यूएबल एनर्जी की ये सब चीजें जो ऑप्शंस है, ये सोलर, ये विंड, ये हाइड्रोजन, ये इतनी सारी कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है इसके ऊपर। तो ये एक तरफ ये देश है जो अमीर है, जो इसमें ज्यादा पैसा लगा रहा है, दूसरी तरफ गरीब देश है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग इकोनॉमीज है, कि जो जिनके पास इतने पैसे नहीं है और आज भी वो फोसाइल फ्यूल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, एमकोल ऐसा प्रोडक्ट है कि गरीब से गरीब देश में आज उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के वैसे एमकोल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं, कोई नई चीज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। आप आज की अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, गरीब से गरीब देश से लेके अमीर से देश तक, और इसे कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल। तो एमकोल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पूरी दुनिया के लिए संजीवनी है, जो पूरी दुनिया में हर नेशन, हर जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए इस तरीके से काम करेंगे एमकोल के बारे में। एमकोल के बारे में बहुत बिजनेस करना है, लेकिन इससे एक्चुअली इस क्रांति की शुरुआत करें। और ये जो एमकोल, ये जो बायोकोल का सेक्टर है, उसमें हम हमेशा आगे रहेंगे। एमकोल के बारे में हर चीज के ऊपर हम कंटिन्यूस R&D करेंगे और हमेशा इसके आगे रहेंगे। पूरी दुनिया में इस सेक्टर में सबसे अच्छा काम एमसीएल करेगी। ये हमारा एक ब्रांड होगा एमसीएल, और ये हमारी सिग्नेचर प्रोडक्ट होगा जो पूरी दुनिया में हमें एस्टेब्लिश करेगा। और दोस्तों, इस साल एक्चुअली बिजनेस हमें क्रांति के जैसे करना है, रेवोल्यूशन के जैसे करना है। अभी ये रेवोल्यूशन, क्रांति, बेसिकली इसके दो फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है कि क्रांति का मतलब यानी बहुत बड़ा बदलाव होता है थोड़े से समय में, उसे कहते हैं क्रांति। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो हमें अगर बिजनेस क्रांति के जैसे करना है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, उसको जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करनी है, ये जो चेंज करना है, ये जो काम करना है, ये जो बिजनेस करना है, वो बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्केल में करना है और कम लेवल, कम समय में करना है। और इसके करने के लिए हजारों उद्योजक जो हमारे साथ है, उनके साथ तो करेंगे ही हम काम, लेकिन इनके साथ ये करने के लिए हमें लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं को, कस्टमर्स को भी अपने साथ लेना है और उनके साथ मिलकर ये बदलाव करना है। और कैसे किया जाता है बिजनेस थोड़े से कम समय में ज्यादा स्केल? तो ये डिपेंड करता है हमारे पहले प्रोजेक्ट के ऊपर, ये डिपेंड करता है हमारे प्रोटोटाइप के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने अपने बिजनेस मॉडल को या बिजनेस साइकिल को एस्टेब्लिश किया है, जो इस साल हम करने वाले। इस साल इस तरीके से हमें बिजनेस करने हैं, इस तरीके से ये बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश करना है कि आने वाले साल में, अगले साल में कम से कम 5 गुना हम इस बिजनेस को बढ़ाएं। और दोस्तों, भले ये बिजनेस एमएसएस के अंडर हो या इवन एमवीपी के अंडर हो, ग्राम पंचायत लेवल पे भी अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, और वो इस तरीके से हमें करना है कि 5 गुना वो बढ़ना चाहिए। अगर वो उस ग्राम पंचायत में नहीं कर सकते ना, तो अलग क्षेत्र में जाके आपके ही लीडरशिप में वो प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन वैसा काम करना है। और दोस्तों, जब इतने कम समय में इतने गुना अगर बिजनेस को बढ़ाना है, तो दोस्तों कुछ चीजें हमें चाहिए होती, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस बिजनेस को आपको उस लेवल तक इतने फास्ट लेके जा सकते हैं। सबसे पहले चाहिए होता है बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत बार कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि उस बिजनेसेस को आप ज्यादा लेवल तक नहीं कर सकते, क्योंकि उसका विपरीत परिणाम लोगों के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर हो सकता है।
लेकिन हमारा जो सेक्टर है, सस्टेनेबिलिटी जो सेक्टर है, उसको लेके तो हर जगह एक पॉजिटिव पॉलिसी, आप ज्यादा से ज्यादा करिए इसके लिए पॉलिसी। हर राज्य में है, हमारे देश में है, और दुनिया में हर देश में इसकी पॉलिसी कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको करो। ये रहा एक पॉइंट। दूसरा है रॉ मटेरियल सप्लाई, यानी आपको उतने स्केल में अगर बिजनेस करना है तो रॉ मटेरियल भी मिलना चाहिए ना। तो दोस्तों ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे हम जा रहे हैं, और इसके लिए रॉ मटेरियल आने वाला है खेतों से। और दोस्तों भारत एक ऐसा देश है कि जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा खेती है, सबसे ज्यादा लोग हैं जो अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं, तो रॉ मटेरियल की तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं। तो दो दो ये छोड़ के दो और चीजें हैं कि जिसके जो इंपॉर्टेंट है इस चीज को, इस बिजनेस को उस स्केल तक, उस लेवल तक लेके जाने के लिए। एक तो है फाइनेंस और दूसरा है मार्केट, कस्टमर्स। और दोस्तों ये दोनों चीजें ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे हम, तो उसका एक ही तरीका है, और वो है रिपोर्ट कार्ड, परफॉर्मेंस कार्ड। दोस्तों हम ये जो बिजनेस इस साल करेंगे, इस साल के इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो रिपोर्ट कार्ड हमारा बनेगा, जो इकोनॉमिक्स हमारा बनाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इकोनॉमिक्स में हमने कितना रेवेन्यू किया, कितना प्रॉफिट किया, और किस तरीके से हम अच्छा प्रॉफिट इसमें तैयार कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर ये हमने किया अच्छी तरीके से, तो पूरे बिजनेस सेक्टर में एक सेक्टर ऐसा है कि जो सिर्फ पैसा लगाता है, और वो है फाइनेंस सेक्टर। उनका काम ही है कि पैसे लगाना और एक अच्छा रिटर्न लेना। और ये जो फाइनेंस सेक्टर है, अगर अच्छा रिपोर्ट कार्ड है तो ये रेडी है। और हमारा हमारा जो सेक्टर है, हमारे सेक्टर में तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल पूरी दुनिया में है। इसलिए अगर हमने अच्छा रिपोर्ट कार्ड किया तो फाइनेंस ऐसा समझिए रेडी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें इस तरीके से बिजनेस करना है कि आने वाले दिनों में, अगले साल कितना बड़ा बिजनेस करेंगे, 5 गुना, तो 5 गुना मार्केट तैयार करें। ये भी दिखाए कि हम 5 गुना कर सकते हैं, तो फाइनेंसर वो भी कर सके। और ये दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा उद्योजक, हमारे परिवार के जो सदस्य है, मेंबर है, वो जो बिजनेस करेंगे वो। क्योंकि ये दोनों चीजों को एफिशिएंटली करने के लिए जरूरी है वहां का व्यवस्थापन। दोस्तों हमने, एमसीएल ने अभी तक 14 एमकोल के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, उसमें से 7 ब्रिकेट के थे और 7 पिलेट के थे। अब इस ब्रिकेट में भी कुछ लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि आज भी उनके पास ब्रिकेट का एक अच्छी डिमांड है, अच्छे लेवल, अच्छे रेट पे पर। और पिलेट होते हुए भी कुछ लोग ने अच्छा काम नहीं किया, वो उतने अच्छे लेवल तक उसको बेच नहीं पाए, रेट पे बेच नहीं पाए, बेच तो सभी लोग पाए। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आने वाले दिनों में तो हम एम पिलेट जिस रेट से बेचेंगे वो पूरे यूनिफॉर्म हो, पूरे देश में यूनिफॉर्म हो, सेंट्रलाइज बिलिंग हो, तो वो तो जो कुछ माल हम तैयार करेंगे वो तो हम सेंट्रलाइज ही उसको बेचेंगे। रॉ मटेरियल भी जो हम परचेस करेंगे उसका भी एक सेंट्रलाइज रेट होगा, वो भी सेंट्रलाइज बिलिंग के द्वारा हम उसको पेमेंट करेंगे। और यही नहीं, आपके प्रोजेक्ट चलाने के लिए कई सारी सेंट्रलाइज चीजें होने वाली, जो आपके प्रोजेक्ट चलाएंगे, जो आपकी सहायता करेंगे। लेकिन फिर भी जरूरी है वहां का उद्योजक, वहां का व्यवस्थापन, कि कितने एफिशिएंटली आप इस प्रोजेक्ट को करते हैं, किस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस हर जगह पे कम से कम रखते हो, ताकि आप अच्छा रेवेन्यू के साथ, कम एक्सपेंसेस के साथ अच्छा प्रॉफिट आप तैयार करके दिखाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एबिलिटी को दर्शाता है। और ये बहुत जरूरी है जब आपके ऊपर 5 गुना बिजनेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उद्योजक ने जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ इस तरीके से प्रमोशन, अवेयरनेस अपने प्रोडक्ट का करना चाहिए कि 5 गुना मार्केट आज इस साल ही तैयार है। यानी अगले साल जो हमें एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए दोनों चीजें तैयार, एक तो एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड, देखिए इससे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, और देखिए 5 गुना जो प्रॉफिट है उसके एलओआई, उसके ऑर्डर्स आज हमारे पास, तो फिर कोई नहीं रोक सकता अगले साल उस लेवल तक जाने के लिए। और दोस्तों हम ये जो फंडिंग का जो हमने इंतजाम किया, ये ऐसा समझिए कि एक बैंक लोन ही है, एक कर्जा है जो मेहनत करके काम करके हमको चुकाना है। लेकिन एक कॉर्पोरेट टाइप फंडिंग है, तो इसके लिए बैंक के जैसे 3 साल आप काम करो और उसके बाद में बैलेंस शीट दिखाओ, वैसे की जरूरत नहीं। अगर आपने 6 महीना 9 महीना भी अच्छी तरह से काम किया, तो आने वाले दिनों में एक्सपेंशन के लिए जो फंडिंग लाने हैं वो हम आराम से लाएं। तो ये बहुत जरूरी है, और ये डिपेंड करता है हमारे उस उद्योजक के ऊपर। और दोस्तों ये जो क्रांति हमें करनी है, ये बिजनेस में क्रांति करनी है,
हमारा अप्रोच प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट आज करना, उसको इतनी बढ़ाना, सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। हमारा जो अप्रोच है वो कम्युनिटी बेस्ड है। समाज के ऊपर है हमारा अप्रोच। यानी हमें जो काम करना है क्रांति जैसे, वो हमारे समाज में करना है। आज जो समाज पूरी तरह से इस तेल आधारित अर्थव्यवस्था पे निर्भर है, वो समाज जिसमें आज ये सभी चीजें तेलों से बन रही है, उसको हमें कृषि आधारित चीजों के ऊपर तब्दील करना है। और ये जो काम करना है, ये जो बिजनेस करना है, वो एक क्रांति जैसे करना है। और जब समाज की बात आती है और ये काम करने का जो जिम्मेदारी है, उसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है हमारी 5E मिशन। इनफैक्ट हम हमारे देश में एक डिफरेंट कम्युनिटी को लेकर, समाज के लेकर 5E मिशन का सेंटर शुरुआत करेंगे। और ये 5E मिशन का जो सेंटर है, वो बेसिकली होगा इस पूरी चीज का, इस रिवोल्यूशन का सेंटर, ग्रोथ सेंटर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंटर। और ये जो सेंटर है ना, इस तरीके से हम बिजनेस करेंगे। ये सेंटर बेसिकली ये रिवोल्यूशन का ख्याल रखेगा, इस बिजनेस का ख्याल रखेगा, और इस तरीके से बिजनेस करेगा कि सबसे पहला ही पर्यावरण, सबसे पहला ख्याल रखेंगे हम अपने पर्यावरण का, हम हमारे एग्जिस्टेंस का। पर्यावरण हम सबका घर है, उसका ख्याल रखेंगे। दूसरा ही एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से बिजनेस करेंगे कि हमारे उस कम्युनिटी में रहने वाले हर एक जन को, जिसको आज जरूरत है, उसको रोजगार मिले। स्त्री हो, पुरुष हो, तृतीय पंथी हो, यहां तक के स्पेशली एबल्ड हो, कोई विकलांग हो, उनको भी जॉब मिलना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहे तो उसको भी मिलना चाहिए। उस तरीके से काम करेंगे। तीसरा ई एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण। तो हम जो भी बिजनेस करेंगे ना, उसके लिए रॉ मटेरियल कंपलसरी खेतों से आएगा। कंपलसरी हमारा किसान उसको बनाएगा और हम किसानों का सक्षमीकरण करेंगे। हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, वो कंपलसरी मैक्सिमम महिलाओं द्वारा करेंगे, उनका सक्षमीकरण करेंगे। चौथा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज अर्थव्यवस्था जो है वो तेल आधारित है, इसीलिए हमारे डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी सी मर्यादा है, बहुत ज्यादा मर्यादा है थोड़ी नहीं। लेकिन जब ये कृषि आधारित हो जाएगी तो दोस्तों हमारे पास इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है कि मैक्सिमम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। वो चौथा ही। और पांचवा ही एनर्जी, उस कम्युनिटी को, उस समाज को एनर्जी में स्वयं पूर्ण करना, बायोफ्यूल में स्वयं पूर्ण करना। तो इस 5E के साथ, 5 उद्देश्य के साथ हम हर कम्युनिटी के लिए ये ग्रोथ सेंटर, ये 5E मिशन सेंटर की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक टारगेट है। यानी अब एक्चुअली शुरुआत करनी यानी क्या, उसके कुछ पैरामीटर्स है कि नहीं, तो एक्चुअल पैरामीटर्स है। आज उस कम्युनिटी में जितनी भी जीडीपी तैयार हो रही है, आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो बिजनेस चल रहा है वो तेल आधारित है। तो कोई भी कम्युनिटी में जो भी जीडीपी का निर्माण हो रहा है, बिजनेस का निर्माण हो रहा है, वो बेसिकली तेल आधारित वस्तुओं के द्वारा हो रहा है। जीडीपी का मतलब है कि उस साल में आपके यहाँ जिस मूल्य का वस्तु और सेवा का निर्माण हो, तो जो भी वस्तुएं तैयार हो रही वो तेल आधारित है। तो हमें ये जो काम हो रहा है, तो उसके कम से कम 20% वस्तुएं हमें कृषि आधारित करनी है अगले 3 साल में, मैक्सिमम 3 साल। जो भी तेल आधारित है, कम से कम 20% वो कृषि आधारित करेंगे हमारे लोग, वहां के लोग, वहां के कम्युनिटी के लोग। और ये हमारा स्पेसिफिक टारगेट है। और दोस्तों, इससे दो चीजें होगी। एक चीज होगी कि इस पूरे प्रोसेस में हमारे उद्योजक इतने सशक्त हो जाएंगे कि आपको जिंदगी में कभी भी करियर की चिंता करने की जरूरत नहीं, इतने एस्टैब्लिश आप बिजनेस में होंगे। और दूसरा, इस पूरे मूवमेंट के, इस पूरे जो बदलाव है, उसको एक मोमेंटम, एक गति प्राप्त होगी, तो फिर वो रुकेगी नहीं, वो चलेगी पूरी तरह से ऑयल इकोनॉमी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था करने के लिए। ऐसा समझिए कि अगर हम ये सेंटर एक 5000 परिवारों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो 5000 परिवार का मतलब है एक 21,000 से लेकर 25,000 पॉपुलेशन। और आज प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है हमारी, वो 2,40,000। तो ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि मिलके वो 5,000 फैमिली मिलके एक 500 करोड़ का जीडीपी का आज निर्माण कर। तो हमारा फोकस क्या है कि हमें 3 साल में 100 करोड़ की टर्नओवर करनी है। आज वो 500 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है वो तेल आधारित वस्तुओं से, हमें उसको चेंज करके कम से कम 20% यानी 100 करोड़ की इकोनॉमी का निर्माण करना है कृषि आधारित व्यवस्था से। और जब आप अपने सेंटर में 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट के साथ, दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस है।
100 करोड़ का बिजनेस यानी बहुत बड़ा बिजनेस है। इसलिए फिर वो करने के बाद आने वाले दिनों में हमारे उद्योजकों को वो कोई चिंता नहीं रहेगी ये करियर की, पैसे कमाने की, बिल्कुल वो अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाएंगे ये जब हम करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये करने के बाद ना एक मोमेंटम, एक गति मिलेगी इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे प्रोसेस को। और फिर हम जो चाहते हैं कि दुनिया को बचाना, उस प्रोसेस तक फिर ये नहीं रुकेगी। जब तक पूरी दुनिया वो सस्टेनेबिलिटी की राह पर जाए तब तक ये नहीं रुकेगी। और इसको प्रॉपरली 3 साल में इस तरीके से करना है। यानी ये 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा इस पे। जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर का हम लोग जैसे पढ़ाई करते 3 साल बस वही करते, बस वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन दिन रात करना पड़ेगा ताकि वो एक बार आप लोग हमने अचीव किया तो एज अ बिजनेस अपने लिए, परिवार के लिए हम लोग अच्छा काम करेंगे, एट द सेम टाइम कम्युनिटी के लिए भी अच्छा ये काम होगा। और दोस्तों, ये जो ऑयल इकोनॉमी है पूरी दुनिया जिसके ऊपर आज चल रही है, वो बेसिकली उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल दुनिया में कई कई जगह पे है और उसको निकालने का जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव, बहुत सारे पैसे लगते हैं उस ऑयल को निकालने के लिए। और उस ऑयल को निकाल के वो बड़े प्रोजेक्ट लगा के फिर वो दुनिया भर में सप्लाई होता है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा ये बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो वो है रशिया। वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल निकाल के वो ज्यादा सप्लाई करता है। नंबर 1 सप्लायर इज रशिया। उसके बाद इस ऑयल से जो अलग अलग रॉ मटेरियल तैयार करने हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, कपड़ों के लिए रॉ मटेरियल, जूते के लिए रॉ मटेरियल, प्लास्टिक तैयार करना, रबर तैयार करना, ये करने के लिए भी जरूरी होती है रिफाइनरी। और रिफाइनरी इटसेल्फ बहुत इन्वेस्टमेंट वाला, ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट होता है। हम देख रहे हैं कि हम इतनी हमारे देश की बड़ी कंपनी रिलायंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी वो रिफाइनरी ही है। आज ऑफकोर्स वो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन रिफाइनरी इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है। और फिर यहाँ इस रिफाइनरी में आप ईंधन का भी निर्माण करते हो, आप ये सभी अलग अलग रॉ मटेरियल का निर्माण करते हैं और ये रॉ मटेरियल फिर जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास छोटे छोटे। यानी अगर आप कपड़ों की आपकी छोटे सा यूनिट है तो आपको रॉ मटेरियल आएगा, फिर आप कपड़े तैयार करो। अगर आप स्लीपर तैयार कर रहे हो, जूते तैयार करो तो आपको रॉ मटेरियल आएगा। अगर आप फर्नीचर बिजनेस में हो तो और मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ये रॉ मटेरियल आएगा, आप फर्नीचर करोगे। इस तरह से आज ऑयल अर्थव्यवस्था है, तेल आधारित अर्थव्यवस्था है। और जब हम इसे एग्रीकल्चर में बदलेंगे, देखो ऑयल अर्थव्यवस्था में, ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था में आज हमारी पोजीशन ये है कि पिछले साल हमने जो ऑयल कंज्यूम किया, जो ऑयल हमें लगा क्रूड ऑयल, 88% हमने इंपोर्ट किया भारत में। तो हमारे पास बहुत मर्यादा, हम एक इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब इसको एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर हम तब्दील करेंगे जो दुनिया को भी बचाएगी, इसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? वो है एग्रीकल्चर से, वो आएगा खेती से। और दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा खेती अगर किसी के पास है तो अपना भारत देश है। यानी ये जो रशिया जो ऑयल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है वो हमसे 5 गुना बड़ा है, 5 गुना। अमेरिका जो नंबर 1 की इकोनॉमी है वो हमसे 3 गुना बड़ी है। और ये चीन जो नंबर 2 पे है वो हमसे 3 गुना बड़ा है। लेकिन किसी के पास भी इतनी खेती नहीं है जितनी भारत के पास, ना रशिया ना अमेरिका, चाहे किसी के पास नहीं है। तो सबसे ज्यादा खेती हमारे पास है, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल हम तैयार करेंगे। लेकिन ये ऑयल की तरह नहीं है। ये रॉ मटेरियल तैयार करने के बाद अगर उसको दुनिया में सप्लाई करना है तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, तो बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी होगी, बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे और बाद में ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे दुनिया को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही लोगों के पास जमीन अवेलेबल हो जाए, खेती करे, हो जो कुछ है, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए कि कैसे आप खेती से जो चाहे, जो आपकी जरूरत है उसके वो केमिकल्स निकाल रहे हैं, जो आपकी जरूरत है उसके वो प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स निकाल रहे हैं। वो ज्ञान हमारे पास, वो ज्ञान सिर्फ भारत के पास है और उस ज्ञान का नाम है आयुर्वेदा। ये नहीं किसी के पास, एक्सक्लूसिव है हमारे। कई सारे प्रोडक्ट तो सिर्फ हम बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिविटी, हैंडीक्राफ्ट। कोई किसी के पास इतना डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट नहीं जितना हमारे पास है। कई सारे प्रोडक्ट का निर्माण हम करेंगे और दुनिया को बेचेंगे। तो ये इतना बड़ा पोटेंशियल है। मोमेंट हम इस ऑयल इकोनॉमी को लेके, इससे निकल के जब एग्रीकल्चर, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे जाएंगे तो भारत का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। आज दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है पर कैपिटा जीडीपी जिसे कहते हैं,
वो जितनी है वो हमसे 5.5 गुना ज्यादा है। यानी हमारे अगर 2-2.5 लाख है तो वो ऑलमोस्ट 13.25 13.5 लाख इतनी है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि तेल आधारित अर्थव्यवस्था है। जब ये कृषि आधारित हो जाएगी तो दोस्तों ये ग्लोबल एवरेज तो छोड़िए, उसके आगे निकल जाएंगे और ग्लोबल एवरेज की जीडीपी तक हम पहुंचेंगे तो हम दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, चीन से भी आगे निकल के और अमेरिका के दूसरे नंबर पर जब हम ग्लोबल एवरेज होंगे, लेकिन हम उसके आगे जाएंगे। दोस्तों अभी पिछले ही महीने जून में आईएमएफ ने ये सूची, ये लिस्ट प्रकाशित की है कि दुनिया में सबसे बड़ी 10 इकोनॉमीज और बाकी, तो उसमें अगर आप देख सकते हैं तो अमेरिका नंबर 1 पे है, 30 ट्रिलियन से ज्यादा उनकी इकोनॉमी है। चाइना 2 नंबर पे है, वो $19.5 ट्रिलियन पे। जर्मनी 4.92 ट्रिलियन डॉलर पे है और हम चौथे नंबर पे 4.39 ट्रिलियन पे, सॉरी ये सब ट्रिलियन में। तो अभी ये सब जो चीजें, ये सब पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, सब जो चल रहा है बिजनेस, ये सब तेल आधारित है। तेल आधारित है, इसलिए अमेरिका हर जगह जहां जहां तेल है वहां अपनी टांग अड़ाता है। वो हमेशा वो तेल के पीछे पड़ता है, चाहे वो इजराइल ईरान का युद्ध हो, चाहे वो ईरान और इराक का युद्ध हो, या जहां जहां तेल का कुछ है तो अमेरिका वो आपको दिखेगा, क्योंकि सब अर्थव्यवस्था आज कंट्रोल कर रही है तेल। चीन है मैन्युफैक्चरिंग, तेल आधारित जो कुछ आपको बना के चाहिए तेल ये आपको करा के देगा। लेकिन जब ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे जाएगा तो दोस्तों किसी की इतना पोटेंशियल ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं इतना काम करें। दूसरा पोटेंशियल ही नहीं ऐसी वस्तु का निर्माण करें क्योंकि नॉलेज नहीं है। आयुर्वेदा बहुत बहुत डेवलप्ड नॉलेज है। आज दुनिया के सबसे बहुत दिन ब दिन ज्यादा लोगों को योगा को कन्वर्ट हो रहा है। योगा तो एक हमारा एस्पेक्ट है आयुर्वेदा का, इतनी सारी चीजें आयुर्वेदा जो, और इस पे पर जब काम करेंगे ना तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, ये 30 ट्रिलियन से भी आगे निकल जाएगा। और दोस्तों वही करना है, और इस सभी रिवोल्यूशन की शुरुआत इस साल करनी है। और इसलिए नहीं करनी कि हमें खूब रिच बनना है या अमीर बनना है, लेकिन बहुत जरूरत है। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ रहा है दिन ब दिन, इतनी जरूरत है। यानी हर एक चीज में, हर एक प्रॉब्लम में, छोटे छोटे चैलेंजेस में आप देखेंगे कि इसका कारण क्या है, तो क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो बहुत जरूरी है कि इस साल हम बिजनेस की शुरुआत करें, एक क्रांति की तरह करें, क्रांति, ताकि हम दुनिया को, हमारे सभी स्पेसीज को इस संकट से बचाएं। और ऐसे ही बिजनेस की शुरुआत करनी है, और इस प्रोसेस में भारत फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी। भारत फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा, दुनिया को कहेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और कौन सा रास्ते उस पर जाना चाहिए, और वही करना है। इन सब की शुरुआत इस साल करनी है, हमारे देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना। जय हिंद, जय एमसीएल।